नमस्कार। आज की कहानी है मजबूरी का दूसरा भाग, जो लिखा है मनु भंडारी जी ने। तो फिर शुरू करते हैं। अभी तक हमने इस कहानी में सुना कि रमा बेटू को अम्मा के पास रखने का प्रस्ताव उनके सामने रखती है और अम्मा अचंभित रह जाती हैं। अब उसके आगे कि अम्मा बोली, मेरे इस सोने घर में एक बच्चा रहेगा तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। फिर वे एकाएक रो पड़ी। तुम क्या जानो बहू, अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल कर बम्बई भेज दिया। रामेश्वर के बिना यह घर तो मसान जैसा लगता है। ये ठहरे संत आदमी, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। मैं अकेली ये पहाड़ जैसे दिन कैसे काटती हूँ, सो मैं ही जानती हूँ। भगवान तुम्हें दूसरा भी बेटा दे, तुम उसे पाल लेना। मैं समझूंगी तुमने मेरा रामेश्वर लेकर मुझे अपना रामेश्वर दे दिया। पर देखो, अपनी बात से मुड़ना नहीं। मैं तभी रामेश्वर ने ठिठुरते हुए रसोई में प्रवेश किया। अम्मा, एक अंगीठी जरा इधर रख दो। बम्बई में रहकर तो सर्दी सहने की आदत ही नहीं रही। यहाँ तो नहाते ही जैसे जम गया हूँ मैं। अम्मा ने अंगीठी रामेश्वर के पास सरका दी। तभी रामेश्वर का ध्यान अम्मा के कपड़ों की ओर गया। ये क्या अम्मा, तुम कुछ भी गर्म कपड़ा नहीं पहने हो। सर्दी खा गई तो बीमार पड़ जाओगी। फिर तुम्हें गठिए की भी तकलीफ है। ऐसे कैसे चलेगा। ना हो तो बनवा लो कपड़े, मैं रुपए दे दूंगा। पर यह सब अनसुना करके अम्मा बोली, देख, आज बहू ने कह दिया है कि बेटू अब मेरे पास रहेगा और अब जो बच्चा होगा वह तुम्हारे पास। तू कहीं टाल मत जाना, बात पक्की हो गई है। आज से बेटू मेरा हुआ। अरे, हम सभी तो तुम्हारे हैं अम्मा, बोलो हैं कि नहीं। परिहास के स्वर में रामेश्वर बोला। अम्मा ने कहा, हो क्यों नहीं, मेरे नहीं तो और किसके हो। पर बेटू आज से मेरे पास रहेगा। तभी वैद्यराज जी कुछ खाली शीशियां लेकर आए तो अम्मा बोली, सुनते हो जी, इस बार बेटू यहीं रहेगा। बेचारी बहू खुद अभी बच्ची है, दो को कैसे संभालेगी। और फिर पहले बच्चे पर तो यूं भी दादी का हक होता है। उनके हाथों की गति बढ़ गई थी और वे अब उठने बैठने में ज़रा भी तकलीफ महसूस नहीं कर रही थी। दोपहर को नर्मदा से भी कहा, बहू के तो फिर बच्चा होने वाला है, बेचारी दो को कैसे संभालेगी। सो मुझसे कहने लगी, अम्मा, बेटू को तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा। उसे कहने में बड़ा संकोच हो रहा था कि मुझ बुढ़ापे में तकलीफ होगी। पर तू ही बता, घर के बच्चे को रखने में कैसी तकलीफ भला। ऐसे समय में घर के ही लोग काम न आएंगे तो कौन आएगा भला। इसके बाद घर में जो कोई भी आया उसे ये खबर सुनाई गई। अम्मा इस बात का इतना प्रचार कर देना चाहती थी कि यदि फिर किसी कारण से बहू का मन फिर भी जाए तो शर्म के मारे ही वह अपना इरादा न बदल पाए। अम्मा का सारा दिन बेटू को खिलाने में और उसकी नोन राई करने में ही बीतता। जाने कैसे कैसे औरतें घर में आती हैं, तंदुरुस्त सुंदर बच्चे को कड़ी नज़र से देख जाएं तो लेने के देने पड़ जाएं। बेटू को लेकर उनके शिथिल और नीरस जीवन में नया उत्साह आ गया था। घुटनों के दर्द के मारे कहाँ तो वे अपने शरीर का बोझ ही नहीं ढो पाती थीं और कहाँ अब वे बेटू को लादे फिरती हैं। शाम को उसके हाथ आंख मिचौनी खेलती, बेटू का घोड़ा बनकर आंगन में दौड़ती फिरती। बेटू के साथ साथ उनका भी जैसे बचपन लौट आया था। देखने वाले अम्मा के पागलपन पर हंसते, पर उसकी उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी। रामेश्वर ने टोका, अम्मा, क्यों उसे लादे फिरती हो, यूं ही तुम्हारी घुटनों में दर्द रहता है। तो बिगड़ पड़ी, कैसी बात करता है रामेश्वर, इसमें भी कोई वजन है जो उठाना भारी पड़े। फूल जैसा तो हल्का है, खाली खाली दोनों बेला मिलते टोक दिया तुमने। माँ बाप की नज़र ही सबसे ज़्यादा लगती है बच्चे को, तभी तो बेटू एक दिन भी ठीक नहीं रहता। निश्चित समय पर दूध पिलाना, शीशी में दूध भरना, बाद में उसकी सफाई करना आदि सब काम अम्मा के लिए बिल्कुल नए थे।
उन्होंने तो रामेश्वर को अपने ढंग से पाला था। जब बच्चा रोया झट दूध पिला दिया। दूध के लिए भी समय देखना पड़ता है, यह बात उनके लिए एकदम नई थी। 2 साल तक तो उन्होंने रामेश्वर को अपना दूध ही पिलाया था। उसके बाद गिलास से पिलाती थी। यह शीशी का नखरा उस जमाने में था ही नहीं, और होगा भी तो शहरों में। पर रमा से बड़ी लगन और तत्परता से एक जिज्ञासु विद्यार्थी की तरह उन्होंने ये सब भी सीखा। पति से जिद करके औषधालय की दीवार घड़ी, जो पिछले 20 वर्षों से वहीं लगी थी, उतरवा कर घर में लगवाई और घड़ी देखना सीखा। उनके एकाकी जीवन में समय का कोई महत्व ही नहीं था। न पति को दफ्तर जाना रहता था, न बच्चों को स्कूल, जो समय पर कोई काम करना पड़े। पर अब एकाएक ही उन्हें घड़ी की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। यूँ उनकी याददाश्त बड़ी कमज़ोर थी, पर दूध के समय उन्होंने जो याद किए थे तो कभी नहीं भूली। शुरू शुरू में यह सब उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा, पर फिर भी वे सारा काम बड़ी सतर्कता से करती। शीशी में दूध भरते समय उनका बूढ़ा हाथ अक्सर कांप जाया करता था और दूध बाहर को गिर जाता था। उस समय वे एक असफल विद्यार्थी की तरह सफाई पेश करती थी। बहुत जल्दी सीख लूँगी बहू, बहुत जल्दी। ज़रा सा हाथ काँप गया था। फिर शीशी का मुंह भी तो कितना छोटा है। उनका कहने का भाव ऐसा होता मानो वे कह रही हों कि इस छोटी सी गलती के कारण ही कहीं तुम बेटू को ले मत जाना। 20 दिन के बाद जब बहू ने अपनी माँ के घर पलायन किया तो बेटू ने न जिद की न वह रोया ही। माँ के कड़े नियंत्रण के बाद दादी के असीम दुलार में रहना, जहाँ कोई बंधन नहीं, अंकुश नहीं, बेटू को बड़ा अच्छा लगा। बहू चली गई। अम्मा ने निश्चिंतता की एक सांस ली। महीना बीतते बीतते खबर आई कि बहू के दूसरा लड़का हुआ है। अम्मा की छाती पर से जैसे एक भारी बोझ हट गया। संशय का एक कांटा जो रमा के जाने के बाद भी उनके मन में चुभा करता था, वह भी निकल गया। बेटू अब मेरा है, पूरी तरह मेरा है। यह भावना उसी दिन पूरी तरह उनके मन में जम पाई। जाने से पहले रामेश्वर ने अम्मा और पिताजी के लिए ढेर सारे कपड़े बनवाए थे। अम्मा सारे मोहल्ले की औरतों को दिखाती फिरती। जो कोई आता उसी से कहती, अम्मा के पीछे तो बस रामेश्वर पागल है, न आगे की सोचता है न पीछे की। उसका बस चले तो मुझ पर ही सारा घर लुटा दे। लाख मना करती रही पर एक बात नहीं मानी। अब बुढ़ापे में ये छपी साड़ियाँ पहनकर कहाँ जाऊंगी। पर वो क्यों सुनने लगा। उनकी झुर्रियों भरे चेहरे पर चमक आ जाती और वे आंखें मूंद कर अपने बेटे की चिरायु होने की कामना करती। जब रामेश्वर के जाने का समय आया तो उन्होंने रो रो कर घर भर दिया। हिचकियां लेते हुए बोली, देख रामेश्वर, यह 3-3 बरस तक घर का मुंह न देखने वाली बात अब नहीं चलेगी। साल में एक बार तो आ ही जाया कर मेरे लाल। नौकरी की जगह नौकरी है और माँ बाप की जगह माँ बाप। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, किसी दिन भी आँख मूंदी रह जाएगी तो मैं तेरी सूरत भी तरस जाऊंगी देखने के लिए। सो कम से कम अपनी इस बुढ़िया माँ को। पर आगे वे कुछ न कह सकी, बस फूट फूट कर रोने लगी। आंसू भरी आंखों से वे रामेश्वर के तांगे को तब तक देखती रहीं जब तक वह आंखों से ओझल न हो गई। उसके बाद उन्होंने कस कर बेटू को अपनी छाती से चिपका लिया। दूसरे साल रामेश्वर नहीं आया, केवल रमा आई, शायद बेटू को देखने। पर बेटू को जो देखा तो उसका माथा ठनक गया। जिस बेटू को वह छोड़ गई थी और जिसे अब वह देख रही है, दोनों में कोई सामंजस्य ही नहीं था। बात बात में उसकी जिद देखकर रमा का खून खौल जाता। खाना वह दादी अम्मा के हाथ से खाता और सारे दिन चलता रहता था। और रात में सोता तो दादी अम्मा के दोनों अंगूठे पकड़कर सोता, और जब तक दादी अम्मा उसे लोरी नहीं सुनाती तब तक उसे नींद ही नहीं आती थी। सारे दिन दादी अम्मा की धोती का पल्ला पकड़कर उनके पीछे पीछे घुमा करता और शाम को गली मोहल्ले के गंदे गंदे बच्चों के बीच खेलता। उसे देखकर कौन कहेगा कि यह एक पढ़ी लिखी सभ्य लड़की का बच्चा है। घर के सामने से जो कोई भी फेरी वाला निकल जाता, उसी से बेटू कुछ न कुछ ज़रूर खरीदता।
न दिलवाने से ज़मीन आसमान एक कर देता और मचल मचल कर सारे आंगन में लौटता। आखिर रमा को जबान खोलनी ही पड़ी। अम्मा, आपने तो इसे बिगाड़ कर धूल कर रखा है, इस तरह कैसे चलेगा? दादी माँ ने हंसते हुए बड़े सहज भाव से कहा। अरे, बचपन में कौन जिद नहीं करता बहू, रामेश्वर भी ऐसे ही करता था। यह तो सच हूबहू उसी पर पड़ा है। समय आने पर सब अपने आप छूट जाएगा, यही तो उम्र होती है जिद करने की। साल 2 साल और कर ले, फिर अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वे मुक्त भाव से गोद में बैठे बेटू के बालों में अंगुलियां चलाने लगी। रमा खून का घूंट पीकर रह गई। रमा की इच्छा हुई बेटू को अपने साथ ले दी जाए, पर 1 साल का पप्पू ही उसे इतना परेशान करता था कि दोनों को साथ रखने का साहस नहीं हुआ। बम्बई जाते ही उसने अम्मा के पास ज़रा खरी खरी भाषा में पत्र पहुंचाने आरंभ कर दिए। जैसे ही वह 4 साल का हुआ, रमा ने लिख दिया कि अम्मा, अब उसे वहाँ के नर्सरी स्कूल में भर्ती करवा दे, कम से कम कुछ तमीज़ तो सीखेगा। चिट्ठियाँ पढ़ती तो अम्मा को लगता बहू का दिमाग बोरा गया है। भला 4 साल का दूध पीता बच्चा कहीं स्कूल जा सकता है? रमा के पत्र आते रहे और अम्मा का डर्रा अपने ढंग से बराबर चलता रहा। ये कहानी बस इतनी ही। इसके आगे की कहानी हम तीसरे भाग में सुनेंगे। धन्यवाद।